भरत तिवारी एनकाउंटर, एक मौत, दो कहानियां और अनगिनत सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं लॉ विद फ़हीम। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। एक युवक, एक गांव और पुलिस से घिरा हुआ एक घर। फेसबुक लाइव, हाथ में पिस्टल और फिर गोलियों की आवाज़। कुछ ही घंटों बाद भी युवक मर चुका था। उसका नाम था भरत भूषण तिवारी। लेकिन सवाल सिर्फ उसकी मौत का नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या ये एक लीगल कार्रवाई थी? क्या पुलिस को करना बहुत ज़रूरी था, या फिर एक ऐसा एनकाउंटर जिस पर आने वाले वर्षों तक सवाल उठते रहेंगे? आइए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को शुरुआत से। एक बार आप इस कहानी को मेरी नज़र से सुनिए और समझिए। कौन था भरत तिवारी? बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में रहने वाला भरत तिवारी अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना से पहले उसके कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में वह हथियार के साथ दिखाई दे रहा था। खुद को समाज तथा देश की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति बता रहा था। पुलिस का कहना है कि वो इन्हीं गतिविधियों के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन गांव में कहानी कुछ और सुनाई देती है। कुछ लोग उसे सनकी बताते हैं, कुछ लोग उसे व्यवस्था से नाराज युवक बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे मानसिक तनाव से गुजर रहा था, और कुछ लोग उसे ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो खुद को क्रांतिकारी समझने लगा था। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की पहली परत। वह सुबह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 17 जून 2026 सुबह का समय था। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बिलोटी गांव में एक युवक पिस्टल लेकर घूम रहा है और इलाके में दहशत फैला रहा है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंचती है। धीरे धीरे गांव में खबर फैलती है और लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। हर किसी की नज़र अब उसी घर की तरफ थी जहां भरत मौजूद था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो आने शुरू होते हैं। पूरा घटनाक्रम कैमरे के सामने घट रहा था। पुलिस का दावा यह है, पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी को बार बार आत्मसमर्पण सरेंडर करने के लिए कहा गया। पुलिस के अनुसार बातचीत की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। हाथ की पिस्टल फेंकने को राजी नहीं हुआ। पुलिस का दावा है कि उसने कई बार फायरिंग और पुलिस टीम पर खतरा पैदा किया। बाद में एसटीएफ ने नज़दीक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। यदि ये सच है तो कानून पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी परिवार की शुरू होती है। भरत तिवारी के परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। परिजनों का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका कहना है कि जब पुलिस के नियंत्रण में आ चुका था तब उसे गोली क्यों मारी गई। परिवार ये भी कहता है कि भरत कोई बड़ा अपराधी नहीं था। उनका आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया और यहीं से मामला विवाद में बदल गया। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सरेंडर कर चुका था तो फिर गोली क्यों चली, और अगर चली तो कितनी चली और किस परिस्थिति में। एक वायरल वीडियो और बढ़ते हुए सवाल। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे। कुछ वीडियो लोगों के मन में ये सवाल पैदा करते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम पुलिस के दावे जैसा था। इन्हीं वीडियो के बाद बिहार में बहस शुरू हो गई। क्या ये एक एनकाउंटर था या कुछ और? क्या पुलिस सही थी या भरत तिवारी का परिवार सही था? फिलहाल इन सवालों का अंतिम जवाब जांच के बाद ही मिलेगा दोस्तों।
मौत और फिर विस्फोट। इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो जाती है और यहीं से शुरू होता है दूसरा विस्फोट। इस बार गोलियों का नहीं था दोस्तों, जन आक्रोश का विस्फोट था। आरा और आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और सड़कों पर लोग उतर के विरोध करना शुरू कर दिया था। लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। जब सरकार पर सवाल उठे तो कुछ न्यूज़पेपर तो यहाँ तक बताते हैं कि सीएम सम्राट को पुलिस प्रशासन की ओर से सही खबर, सही सूचना नहीं दी गई। मामला बढ़ता है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी घटना पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब सवाल सिर्फ भरत तिवारी की मौत का नहीं था, सवाल बिहार की कानून व्यवस्था का था। सवाल ये था कि पुलिस ने नियमों को ताक पर रख दिया। सवाल ये था कि पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही। सवाल ये था कि कानून पुलिस के सामने कुछ भी नहीं था। पुलिस ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर ये सब कार्रवाई की। ये सारे सवाल हैं, या कहीं कोई गंभीर चूक हुई? सरकार ने तुरंत पुलिसकर्मियों का निलंबन किया। फिर खबर आती है कि जिसने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। घटना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। ध्यान रखिए, निलंबन का मतलब दोषी साबित होना नहीं होता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि सरकार और प्रशासन मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। असली सवाल, आज इस मामले में दो कहानियां मौजूद हैं। पहली कहानी है दोस्तों पुलिस की, और दूसरी कहानी है भरत भूषण तिवारी के परिवार की। एक पक्ष कहता है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, दूसरा पक्ष कहता है कि सरेंडर के बाद गोली चली। सोशल मीडिया ये कहता है कि पुलिस के सामने भरत तिवारी ने अपना पिस्टल फेंक दिया था और खुद को सरेंडर कर दिया था। सच्चाई इनमें से कौन सी है, ये सब जांच के बाद तय होगा। ये विषय सोशल मीडिया तय नहीं करेगा, ये राजनीति तय नहीं करेगी, ये फैसला करेगा फॉरेंसिक जांच, भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो साक्ष्य और मजिस्ट्रियल जांच, और बाद में अदालत। भरत तिवारी दोस्तों इस दुनिया से चला गया। अगर भरत तिवारी गलत नहीं हुआ तो फिर बिहार में बहुत से भरत तिवारी पैदा होंगे। इसलिए इस मामले को निष्पक्ष जांच करना बहुत जरूरी है, और मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़े सवाल अभी जिंदा है। क्या वे व्यवस्था से लड़ने निकला हुआ भटका हुआ युवक था? क्या वे पुलिस के लिए वास्तविक खतरा बन चुका था? क्या उसने आत्मसमर्पण किया था? क्या पुलिस की कहानी सही है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है कि भरत तिवारी का मामला सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं रहा। ये कानून, पुलिस की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों पर एक बड़ी बहस बन चुका है। मैं एडवोकेट फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लॉ विद फ़हीम।